मित्रों, आजादी का अमृत महोत्सव आप सभी जानते हैं कि देश को आजाद हुए 75 साल का ये अमृत महोत्सव मनाने का निर्णय देश के प्रधानमंत्री और भारत सरकार ने लिया है। इसके पीछे 3 उद्देश्य है। एक तो हमारी नई पीढ़ी, जो हमारे किशोर है, युवा हैं, जिनको आजादी के आंदोलन से बहुत ज्यादा सरोकार इसलिए नहीं रहा है कि अब ये इतिहास के पन्नों में चला गया है, मगर जब तक देश की नई पीढ़ी आजादी के आंदोलन की स्पिरिट, आजादी के आंदोलन में दिए गए बलिदान और आजादी के आंदोलन का इतिहास नहीं जानती है, वो कभी भी देश की विकास की प्रक्रिया से नहीं जुड़ सकती है। इसलिए आजादी के आंदोलन के माध्यम से हमारा एक उद्देश्य है कि देश की नई पीढ़ी देशभक्ति से सरोबार होकर देश के विकास के साथ जुड़े, और लाखों नामी गिरामी अनामी लोगों ने देश को आजाद कराने के लिए अपना जो सर्वस्व न्योछावर किया है, उनके साथ, उनके इतिहास से और उनके बलिदान के साथ अपने आप को जोड़ने का मौका मिले। दूसरा, 75 साल तक हमारे देश ने दुनिया में कई सारे क्षेत्र के अंदर अनेक उपलब्धियां प्राप्त की हैं। अंतरिक्ष से लेकर डेमोक्रेसी की जड़ें पाताल से गहरी करने तक कई क्षेत्र में हमने अनेक सारी उपलब्धियां हासिल की है। आज हम दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे वाइब्रेंट लोकतंत्र है, इसमें हमारे पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं कर सकता। ये सारी उपलब्धियों को एक बार जनता तक पहुंचाना है। जनता इस उपलब्धियों से अपने आप में गौरव का भाव खड़ा करे और एक गौरव से निर्मित आत्मविश्वास नए भारत की रचना के लिए काम आए, ये भी इसका दूसरा उद्देश्य है। और तीसरा उद्देश्य, 75 साल हो गया, शताब्दी भी आएगी। हो सकता है उस वक्त जब शताब्दी मनाई जाएगी, ये मंच पूरा का पूरा चेंज हो गया होगा, कुछ लोग दुनिया में भी नहीं होंगे, मगर देश होगा, देश का भविष्य भी होगा। हमने ये आज ही सुनिश्चित करना है कि 75वें साल में एक संकल्प करना है, हर क्षेत्र के अंदर संकल्प करना है कि शताब्दी जब मनाई जाएगी तब हर क्षेत्र में भारत कहां खड़ा होगा, भारत क्या अचीव करेगा और दुनिया को लीड भारत कैसे करेगा। और अगर ये संकल्प हमने लेना है तो संकल्प को सिद्ध करने की भी यात्रा का रेखांकन, उसका भी प्लानिंग हमने आज ही करना पड़ेगा। और संकल्प से सिद्धि का यह सम्मेलन उस अमृत वर्ष से लेकर शताब्दी के वर्ष तक का प्लानिंग का एक सम्मेलन है। और 75 वर्ष से 100 साल का जो काल है, वो काल मोदी जी के शब्दों में कहे तो अमृत काल है। मित्रों, ये देश आजाद होने के बाद 17 लोकसभा चुनाव हुए, 22 सरकारें आई, 15 प्रधानमंत्री आए। सभी ने कुछ न कुछ कंट्रीब्यूट किया है, सभी ने इसको आगे ले जाने के लिए किया। जो अपनी क्षमता थी, जो अपने विचार थे, जो देश की परिस्थिति थी, इसके अनुरूप देश को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। और मैं मानता हूं कि प्रयास के कारण ही आज हम यहां पर खड़े हैं। मगर आज मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि 8 साल से नरेंद्र मोदी सरकार ने और विशेषकर नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के सर्वस्पर्शीय, सर्वसमावेशी विकास को एक बहुत अच्छे तरीके से दुनिया के सामने रखने का काम किया है। और पूरी दुनिया चकाचौंध होकर भारत के विकास की गति को भी देख रही है, भारत के विकास के डायमेंशंस को भी देख रही है। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां सुधार नहीं हुआ है, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां हम आगे नहीं बढ़े हैं, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां रिफॉर्म नहीं किए गए हैं, और कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां संभावनाएं बढ़ाई नहीं गई है। इतना सर्वस्पर्शीय, सर्वसमावेशी विकास शायद ही कभी हुआ होगा। और मैं मानता हूं कि सर्व समाज के कल्याण के साथ ही मोदी जी ने भारत के निर्माण का जो संकल्प लिया है, इसमें उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति की तो झलक दिखाई ही पड़ती है, मगर साथ में जन भागीदारी का भी प्राप्त करना उनके स्वभाव की एक विशेषता है। मित्रों, मैं थोड़ा बैकग्राउंड में जाकर बहुत जल्दी से बताऊंगा कि 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, देश की इकोनॉमी की स्थिति क्या थी। सब लोग कहते थे कि पॉलिसी पैरालिसिस हो गया है, 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार हर रोज
अखबारों के टाइटल बनते थे और सीवीसी, सीबीआई और सुप्रीम कोर्ट तीनों इस घोटाले के पीछे पड़ते थे। क्रॉनिक कैपिटलिज्म अपने चरम पर था, महंगाई की दर आसमान को छूती थी और फिस्कल डेफिसिट भी काबू के बाहर थी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हर रोज नीचे 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 गिरते जाते थे। दुनिया में हमारा सम्मान भी बहुत नीचे तक चला गया था और उस स्थिति में देश ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया 2014 में। नरेंद्र मोदी को इस देश की धुरा देने का निर्णय किया और बहुत लंबे समय के बाद 30 साल के बाद एक पूर्ण बहुमत की निर्णायक सरकार आई। पहले एक सरकार ऐसी थी जिसमें देश के प्रधानमंत्री को कोई प्रधानमंत्री ही नहीं मानता था और हर मंत्री अपने आप को प्रधानमंत्री मानता था। मालूम ही नहीं पड़ता था देश कहां से चल रहा है। एक निर्णायक सरकार देने का काम इस देश की जनता ने किया और आज मैं जब पीछे मुड़कर 8 साल की ये यात्रा को देखता हूं तो आज दुनिया में हम सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था गौरव के साथ बने हैं। जीएसटी का सफल इंप्लीमेंटेशन कर चुके हैं और 1.68 लाख करोड़ रुपया का जीएसटी का राजस्व प्राप्त करना पूरी दुनिया इसको बारीकी से देख रही है। मैं सबको कहना चाहता हूं, ये पारदर्शी आंकड़े हैं, कंप्यूटर पर सब लोग देख सकते हैं और ये सिद्धि है। सबसे ज्यादा निर्यात 2022 में हुआ है। अब तक से सबसे ज्यादा सेवा निर्यात 2022 में हुआ है। एफडीआई सबसे ज्यादा 2022 में आया है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में भी बड़ी छलांग लगाकर हमने बहुत सारा सुधार किया है। मित्रों, पिछले 8 साल के अंदर अर्थतंत्र को रिवाइव करने के लिए, अर्थतंत्र को मजबूत करने के लिए, न केवल रिवाइव करने के लिए, उसको दिशा देने के लिए भी नरेंद्र मोदी सरकार ने ढेर सारे प्रयास किए हैं। और अर्थतंत्र जब तक चैनलाइज नहीं होता, इसकी कोई सुनिश्चित दिशा नहीं होती, तब तक ये कभी भी देश के विकास के काम में नहीं आ सकता। व्यक्ति तो बड़ी बन सकती है, मगर जब तक पूरे अर्थतंत्र को चैनलाइज कर सभी पैरामीटर्स को ठीक करते 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 एक दिशा में उसको नहीं ले जा सकते हैं, तब तक वो देश का फायदा कभी नहीं कर सकता। कंपनियां कुछ जरूर बड़ी बन सकती, देश बड़ा नहीं बन सकता है। हमने आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया, ये 2 नारों के बीच में भारत के अर्थतंत्र की एक दिशा तय करने का काम किया है और पूरी अर्थतंत्र की दिशा, चाहे किसी भी प्रकार की पॉलिसी हो, ये 2 नारों के बीच में देश को एक दिशा में ले गई है। और मैं निश्चित रूप से ऐसा मानता हूं कि आने वाले 25 साल जो अमृत काल के हैं, वो अमृत काल के 25 साल की नींव रखने का काम ये 8 साल में नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। और मैं बड़े आत्मविश्वास के साथ कह सकता हूं कि भारत को हल्के से लेने वाले लोग आज हिम्मत नहीं कर सकते और 25 साल के बाद ऐसा कोई नहीं होगा जो अर्थतंत्र की दिशा में, क्षेत्र में भारत की शक्ति को मान्यता नहीं देता होगा। इस प्रकार के भारत के निर्माण करने की दिशा में हम निश्चित रूप से आगे निकल चुके हैं।